हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का। चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का। आइए समझते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। हम जो भी चीजें अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं या उसको महसूस कर रहे हैं, उसको सेंस कर रहे हैं, ये सब चीजों की स्टडी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आता है। फिजिकल मतलब हुआ कि हमारा जो नेचर है उसके बारे में स्टडी करना। इसको पढ़ने से पहले एक टर्म है साइंस, उसको देखते हैं कि ये क्या होता है। साइंस का जो डिफिनीशन है, जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक नॉलेज या फिर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इसका मीनिंग होता है सिस्टमैटिक नॉलेज और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी चीज को, कोई भी चीजें स्टार्ट करते हैं अगर करने के लिए, तो उसके लिए एक सिस्टम को फॉलो करना होता है और ये सिस्टम हमारे शुरुआत से ही बन जाता है। जैसे हम शुरू करते हैं किसी चीज को पढ़ना, तो हम शुरू करते हैं तो स्टार्ट करते हैं ए से पढ़ना, ए बी सी, उसके बाद हम मीनिंग्स, उसके बाद बड़े बड़े वर्ड्स, फिर काउंटिंग नंबर से शुरू करते हैं, उसके बाद काउंटिंग नंबर से रिलेटेड एक्सप्रेशंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें किया जाता है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक शुरुआत से उन चीजों को सीख सके, जान सके। ऐसा ही होता है फिजिक्स में। हम स्टार्टिंग से किसी भी चीज को जानने की कोशिश करते हैं किसी भी ब्रांच में, तो वो हमारा साइंस कहलाता है। स्टार्टिंग से ही ये साइंस बहुत ही क्यूरियस रहा है, बच्चों के लिए भी और सबके लिए, साइंटिस्टों के लिए भी। तो इस साइंस का ही एक ब्रांच है फिजिक्स, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फिजिक्स का मीनिंग है, फिजिक्स का जो हम डिफिनीशन कहेंगे, तो फिजिक्स जो होता है हमारे लॉ ऑफ नेचर की स्टडी, जो हमारे आसपास का जो नेचर है उसका क्या क्या रूल्स है, क्या क्या नियम है, उसका स्टडी करना ही कहलाता है फिजिक्स। तो फिजिक्स का डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। फिजिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का एक ब्रांच है, इन विच वी स्टडी about the nature and its law जो नेचर है उसके नियम को पढ़ना और उसको स्टडी करना ही कहलाता है फिजिक्स। और फिजिक्स को पढ़ने के बहुत सारे तरीके होंगे। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद इसका हम क्या करेंगे, इसको कैसे हम अपनी दुनिया से रिलेट कर पाएंगे, मतलब फिजिक्स से कैसे टेक्निक में बदलेंगे, कैसे टेक्नोलॉजी में बदलेंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ एक लॉ मिलता है हमें, हमारे साइंटिस्ट बहुत कोशिश करके एक लॉ बनाते हैं और उस लॉ को फिर टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में हमें हेल्प कर सके। ऐसे ही है एक फिजिक्स ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट नेचर्स के लॉ को। जैसे हम आसपास चले गए तो देखते हैं, बगल में जाते हैं तो बारिश हो रहा है, तो बारिश क्यों हो रहा है, और जो बारिश हो रहा है उसके जो पानी है वो नीचे ही क्यों आ रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं। इन सब की स्टडी, इन सब का आंसर हमें इस फिजिक्स के अंदर मिलता है। तो इसके पढ़ने का एक रूल है, ठीक है, एक मेथड है। उस मेथड के थ्रू ही हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स को, और उस मेथड को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि नेचर को पढ़ना और पढ़ करके जितना डिटेल्स हो सके उसके बारे में जानना। और ऐसा ही करते हैं, अगर हमें एक छोटा सा चीज पता चलता है तो उसको ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं और करते करते एक नियम निकाल देते हैं और उस नियम को निकाल करके भविष्यवाणी करते हैं कि नहीं, आज हम निकाल दिए एक नियम के, इस तरह से इसको गिराने पे ये नीचे गिरता है। ऐसा एक रूल बना दिया गया और इसी रूल पे भविष्यवाणी किया गया कि कोई भी हमारा जो मेट्रॉइड्स है, एस्ट्रॉइड है, अगर गिर रहा है तो इतने दिनों के बाद अर्थ से गुजरेगा या अर्थ के बगल से गुजरेगा। ये हमने क्या किया, भविष्यवाणी किया।
किसकी हेल्प से किया? तो फिजिक्स की हेल्प से किया। तो उसी तरह से साइंटिफिक मेथड क्या है पढ़ने का, तो उसके बारे में लिखेंगे। साइंटिफिक मेथड, जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं इसका साइंटिफिक मेथड है कि नेचर का पढ़ना, नेचर के बारे में जानना, जितना डिटेल्स हो सके उतना डिटेल्स जानना, यही होता है मेथड ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो द नॉलेज ऑफ नेचर एज in details as much possible और जब हमको पॉसिबल हो तो इससे क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे, इस नॉलेज को यूज करेंगे क्या करने के लिए? तो प्रिडिक्ट करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, या फिर उस फेनोमेना को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, या फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए। and this knowledge is used to modify, predict or control the phenomena ऑफ नेचर। आइए समझते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे हम किसी एक फेनोमेना को जान गए, कि किसी एक फेनोमेना को हमने जाना कि एक ऑब्जेक्ट को छोड़ने पे वो नीचे गिरता है। इस फेनोमेना को जानने के बाद हम इसको और भी डिटेल्स में जानेंगे कि इसका कॉज क्या है, आखिर ये नीचे ही क्यों गिरा। अगर इसके कॉज को पता लगाने के बाद फिर हम सोचते हैं कि इसी से रिलेटेड और बहुत सारा नियम बना दे। जैसे अर्थ पे ये नीचे गिर रहा है, अर्थ से बाहर जाने पे क्या होगा, हमारा पूरे यूनिवर्स में कैसा फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से एक नियम ही बना दिए और एक रूल बना करके हमने क्या किया कि एक नियम में लिख दिए, एक नियम में बना दिए कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ रहे हैं तो 10 सेकंड में ये कहाँ रहेगा, अगले 1 मिनट में कहाँ रहेगा। मतलब हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे नियम में कुछ गड़बड़ होता है या हमारे नियम में कोई भी गलतियां होती हैं या फिर पीछे जो भी नियम बनाया गया है उसमें कुछ प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, नए नियम बनाए जा सकते हैं। ऐसे कई साइंटिस्ट हैं जिनके नियम को चेंज करके नया नियम बनाया गया है साइंस में। तो इस तरह से हमारे मॉडिफाई करना होगा। और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जब हम जान सकते हैं किसी मेथड को तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? अगर हम समझ जाएंगे कि हमारे अर्थ पे कोई एस्ट्रॉयड गिर रहा है और हमें ये कैलकुलेशन पता चल गया कि इतने टाइम में ये गिर सकता है, तो हम उसको, अगर वो छोटा है तो उसको ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने उसको क्या किया, कंट्रोल कर लिया। तो ये कुछ मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स इसको बोला जाता है। साइंटिफिक मेथड को कुछ 7 पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है कि अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो क्या क्या स्टडी करेंगे, ठीक है, और कैसे स्टडी करेंगे। तो वो 7 मेथड को हम अभी लिखते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन है साइंटिफिक मेथड, तो उसमें सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक मेथड का सबसे फर्स्ट रूल है कि हम नेचर को पहले ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड जो है हमारे पास, इसमें सबसे पहला रूल है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मीन्स किसी चीज को ध्यान से देखना। जैसे हम गए बाहर, बारिश होता हुआ देखें, हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बारिश आ रहा है, नीचे गिर रहा है। हम चले गए पहाड़ पे, देखे कि वहां से भी पानी नीचे गिर रहा है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट को, पेड़ को पत्तों को गिरते हुए देखा, नीचे गिर रहा है, फल को दिखा नीचे गिरते हुए। हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी हुआ कि ये चीज क्यों हो रहा है। अब हम इसको ऑब्जर्व किए। अब नेचर के बहुत सारे फेनोमेना को, बहुत सारे लॉ को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है।
और उसको ऑब्जर्व करके ही हम आगे की उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी मेथड को, किसी भी नेचर के रूल को देखना, ध्यान से देखना। अगर न्यूटन्स ने इस नेचर्स को, न्यूटन से भी पहले बात करें, साइंस के जो फादर कहे जाते हैं हमारे, गैलीलियो, शुरू से ही, बचपन से ही उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि ये तारे क्यों ऐसे दिखाई देते हैं। मतलब आज हमारा अगर दिन होता है, फिर रात हो जाता है, फिर दिन होता है और एग्जैक्ट टाइम पर होता है, ये टाइमिंग चेंज क्यों नहीं होता है। इस सब के पीछे उनकी क्यूरियोसिटी थी। तो उन्होंने इन सबको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके उन्होंने अपने रूल्स बताए। उन्होंने बताया कि जो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है, जिसके लिए उनको सजा भी दिया गया। तो इसी तरह से कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, नेचर के लॉ को ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू ऑब्जर्व द लॉ ऑफ नेचर to make some laws। अब अपने नेचर के लॉ को ऑब्जर्व करना या नेचर को ऑब्जर्व करना, टू ऑब्जर्व द नेचर, ऑब्जर्व द नेचर लिखेंगे, टू मेक सम लॉज, कुछ नियम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, देखने के बाद उसको अपने उसी चीज को कॉपी करते हैं अपने घर में ला करके, उसी चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इसको कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट, तो इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब हम जो भी चीजें नेचर में देखें, ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्वेशन किए, उसको ला करके आकर के हम घर पे उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, हमारे पास जो साधन होगा वही करेंगे। हम बारिश को नहीं ला सकते घर पे, लेकिन हमारे पास वाटर है, तो उस पानी को हम गिरा सकते हैं और वहां पे हम देख सकते हैं कि जब हम पानी को गिराएंगे तो वो कैसे गिर रहा है। मतलब अपने जहाँ भी हम हैं पानी को, तो एक हाइट को एबव करके देख सकते हैं कि पानी हाइट से नीचे आ रहा है, फिर दूसरे को देख सकते हैं। जब हम पहाड़ पे रहेंगे तो पहाड़ को नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हमारे लैब के अंदर किया जाता है, उसी को कॉपी किया जाता है जो नेचर में फेनोमेना हो रहा है। जो नेचर में फेनोमेना हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, बहुत बार करके कैलकुलेशंस करके देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म ही है हमारा कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमने इसके बाद जब हमने किया तो कैसे करते हैं, अगर हमने लाया तो हमने देखा कि 1 लीटर पानी है, उसको हाइट पे रखे, नीचे जा रहा है। फिर हमने 50 लीटर पानी को रखा हाइट पे, वो और भी तेजी से नीचे जा रहा है। इसी तरह से हमने जब उसको नीचे रख दिया, ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस सब को स्टडी करके हमने एक लॉ बना दिया कि जो भी चीज है जिसके पास मास है वो नीचे आएगा। मतलब कोई ना कोई मास, अर्थ का जो मास है, हर एक मास को अपने तरफ खींच रहा है, ऐसा एक हमने नियम बनाया। तो ये कैसे बना, पहले कंट्रोल एक्सपेरिमेंट से, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे उस चीज की। और इसी तरह से हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग उसके बारे में बहुत सारे एनालिसिस करते हैं। मतलब कि यहाँ से हम लोग करेंगे तो कैसे होगा, तो एनालिसिस करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है एनालिसिस। एनालिसिस क्या करते हैं, एनालिसिस 2 तरह का होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स क्या हुआ कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट उठाया जिसका वेट 1 kg है तो वो कितना देर में नीचे आ रहा है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, कितना देर में नीचे आ रहा है। ऐसे एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और उसी तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या हुआ कि किस वजह से ये नीचे आ रहा है, आखिर इसमें क्या है जिसके कारण ये नीचे आ रहा है। जैसे हम पानी की बात कर रहे थे, अगर हम पानी अपने सरफेस पे रखते हैं और उस सरफेस से वो नीचे आ रहा है, जैसे ही एक हाइट किए तो वो सरफेस से नीचे फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो हम ये पता करते हैं कि आखिर ये पानी जो कितने अमाउंट पानी रखे थे तो कितना टाइम में ये आया।
कितना अमाउंट, मतलब ये हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, और कितने देर में आया ये भी एक क्वांटिटी है टाइम की। तो इस तरह से ये क्वांटिटिव एनालिसिस हुआ। क्वालिटिव एनालिसिस क्या हुआ, उसके लॉ के बारे में कि किस वजह से आया, इसमें क्या था, इसमें एक मास था, एक प्रॉपर्टी थी जो कि इसके अंदर मास है, और मास है तो ये नीचे आ रहा है, और बिना मास की चीजें था नहीं आ रहा था। तो हमने ऐसा एक क्वालिटेटिव एनालिसिस किया। इस तरह से एक सोचते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। ये मेथड्स हैं हमारे, साइंटिफिक मेथड्स के नाम से जाने जाते हैं। इसको स्टडी किया जाता है साइंस को बेटर समझने के लिए, फिजिक्स को और भी अच्छे से समझने के लिए। तो अगला हमारा जो लॉ है, अगर हमने ये एनालिसिस कर लिया, अब एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि क्या हमारा जो एनालिसिस किया गया है उसके बेसिस पे हम कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने गिराया, इतने स्पीड से नीचे आया, तो इतना स्पीड से नीचे आया, क्या हम इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बना सकते हैं? क्योंकि हर बार हम ऑब्जेक्ट को लेकर के गिरा के एक्सपेरिमेंट करके नहीं लिखेंगे। हम चाहते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला बना दे कि हमें हर बार इस एक्सपेरिमेंट को करने की जरूरत न पड़े, और करने की जरूरत नहीं पड़े इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। मतलब फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं। हम जो भी लिखे रहते हैं, जो भी हम चीजें हमने एक्सपेरिमेंट में किया रहता है, उस एक्सपेरिमेंट का हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी ऊपर हमने चीजें किया, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, वो सारा एनालिसिस क्या हो, सही से सटीक से हमारे जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है उस पे बेस्ड हो जाए, उस पे आ जाए। जैसे हर बार हम किसी ऑब्जेक्ट को करके एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इस मैथमेटिकल मॉडलिंग की जरूरत होती है। मैथमेटिकल मॉडलिंग अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम जो भी चीजें स्टडी कर रहे हैं उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। जैसे कोई बोल दिया कि आपने 5 kg का गिराया था, 10 सेकेंड में आया, अगर 10 kg का गिराएंगे तो फिर हम 10 kg जाके ले करके फिर गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारा साइंटिफिक मेथड नहीं हुआ। तो साइंटिफिक मेथड में हमने आज पढ़ा ऑब्जर्वेशन, इसके आगे ही भी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या हम इसको आगे कंटिन्यू करें या फिर यहीं पे रोकें। ठीक, ओके, थैंक यू।